आपदा की स्थिति में दुर्घटना के प्रकार के अनुसार ही बचाव की तकनीकें भी अपनाई जाती हैं। यूं तो बचाव कार्यों में बहुत तरह के उपकरणों का प्रयोग होता है, परंतु उन सब में एक बुनियादी और समान उपकरण है रस्सी या रोप। रोप रेस्क्यू अधिकतर उन्हीं स्थानों पर होती है जहां पर आपदा स्थल असमतल होता है, जैसे ऊंची इमारतें, चट्टानें, पहाड़, खाई, नदी नाले, बर्फ की ढलानें और क्रेवास आदि। बचावकर्ताओं को ऐसे स्थानों पर रेस्क्यू करने के लिए पीड़ित तक खुद भी सुरक्षित पहुंचना होता है और पीड़ित को भी सुरक्षित निकालना होता है। ऐसे में एक साधारण रोप का प्रयोग निश्चय ही सुरक्षा की दृष्टि से संदेहास्पद ही होगा। मगर अपने 15,000 साल के इतिहास में बदलती जरूरतों की वजह से अलग अलग तरह की रोप भी विकसित हुई हैं। यहां हम रोप रेस्क्यू में प्रयोग होने वाली रोप के बारे में जानेंगे। रेस्क्यू में प्रयोग होने वाली रोप मुख्यतः 2 प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। पहली तो प्राकृतिक रेशे की रोप, जैसे कि जूट आदि से बनी रस्सी, और दूसरी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर रोप, जैसे कि नायलॉन या कर्न मेंटल रोप। इसमें भी रेस्क्यू में 2 प्रकार की रोप इस्तेमाल होती है। पहली स्टैटिक रोप, जो खिंचाव कम होने के कारण क्लाइंबिंग और फिक्स रोपिंग में प्रयोग की जाती है। इसकी खिंचाव क्षमता 0 से 5% तक होती है। दूसरी रोप डायनामिक रोप कहलाती है, जिसकी मोटाई 8 से 13 mm तक होती है। इस रोप में खिंचाव 0 से 40% तक होता है, जिस कारण इसका प्रयोग रैपलिंग और बिलेइंग में किया जाता है। इसे रैपलिंग रोप भी कहते हैं। एक तीसरी तरह की रोप मल्टीपर्पज रोप भी होती है, जिसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों रोप के गुण होते हैं। इसका प्रयोग रैपलिंग और क्लाइंबिंग दोनों के लिए किया जाता है। इसकी मोटाई 7 से 16 mm तक होती है। जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण रोप का रखरखाव और प्रयोग सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सुरक्षित रखरखाव उलझने से बचाने, सुविधाजनक तरीके से वांछित स्थान पर लाने ले जाने और इस्तेमाल की आसानी के आधार पर रोप का गुच्छा या बंडल बनाने को रोप कॉइलिंग कहते हैं, जो 4 प्रकार की होती है। पहली, क्लाइंबिंग कॉइल। दूसरी, रैपलिंग कॉइल। और तीसरी, कैजुअल्टी कॉइल।
चौथी प्रकार की कॉइलिंग एल्पाइन या बटरफ्लाई कॉइल कहलाती है। इसका इस्तेमाल रोप को सही तरीके से कॉइल करने व आसानी से कैरी करने के लिए किया जाता है। रस्सी का प्रयोग खुद को बांधने, घायल को बांधने, किसी सामान को बांधने या किसी स्थान पर लंगर बनाने के भी काम आता है, जिसके लिए गांठों की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर प्रयोगों के चलते कालांतर में हर विशेष आवश्यकता के लिए विशेष प्रकार की गांठें विकसित हो गई हैं। इन्हें रोप नॉट कहते हैं। इनके मुख्य 4 प्रकार हैं। पहली प्रकार की गांठ थंब नॉट कहलाती है। ये सबसे प्राचीन और सामान्य गांठ है, जो अन्य प्रकार की गांठें बांधने के लिए भी प्रयोग होती है। ये मुख्यतः रस्सी को खुलने से रोकने के लिए और एक स्थान पर अचल करने के लिए प्रयोग होती है। दूसरी प्रकार की गांठें डायरेक्ट नॉट कहलाती हैं। इनमें से पहली गांठ बोलाइन कहलाती है। ये गांठ रोप के एक सिरे पर बिना फिसलने वाला लूप बनाती है। इसका इस्तेमाल कमर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी गांठ बोलाइन ऑन अ बाइट कहलाती है। ये रोप के बीच में एक बिना फिसलने वाला लूप बनाती है, जिसका इस्तेमाल कमर व छाती की सुरक्षा, स्लिंग या सीट की तरह भी हो सकता है। गांठों की अगली किस्म इनडायरेक्ट नॉट कहलाती है, जिनमें पहली फिगर ऑफ 8 है। इसका इस्तेमाल जो रोप को इच्छानुसार कहीं भी रोकने और टेक्निकल इक्विपमेंट को सीट हार्नेस से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। दूसरी गांठ रीफ नॉट कहलाती है, जो 2 एक ही मोटाई की रोप को जोड़ने के लिए उपयुक्त होती है। तीसरी गांठ द शीट बैंड कहलाती है, जो 2 अलग अलग मोटाई की रोप को जोड़ने के काम आती है। चौथी गांठ क्लोव हिच है, जो कोई भी बेस बनाने के काम आती है। इसे खूंटा फांस भी कहते हैं। पांचवी गांठ क्रूसिक नॉट है, जिसमें एक रस्सी से दूसरी रस्सी पर फिसलने वाली नॉट बनाई जाती है, जो जुमा रिंग के काम आती है।
छठी गांठ बाकमन हिच कहलाती है। ये घर्षण वाली गांठ है और कैराबीनर के साथ इस्तेमाल होती है। रोप रेस्क्यू में रोप के अलावा प्रयोग होने वाले अन्य उपकरण इस प्रकार हैं। लॉन्ग स्लिंग, ये रस्सी या टेप से बना फंदा होती है जिसे किसी सुरक्षा लंगर से जोड़ा जाता है। ये 12 फुट का होता है। शॉर्ट स्लिंग, ये लॉन्ग स्लिंग का ही आवश्यकता अनुसार छोटा रूप व अपेक्षाकृत कम मोटा होता है। ये 6 फुट का होता है। टेप स्लिंग या रनर, ये रोप पर आगे पीछे खिसक सकने वाला फंदा होता है। कैराबीनर, ये एक तरह की धातु की कड़ी होती है जिसमें और दूसरे उपकरण और रोप फंसाए जा सकते हैं। एसेंडर, इसे जुमार भी कहते हैं। ये धातु का बना एक कब्जा होता है जो रस्सी पर चढ़ने के लिए प्रयोग होता है। ये केवल एक ही दिशा में खिसक सकता है। डिसेंडर, ये भी धातु का बना एक कब्जा होता है जो रस्सी पर उतरने के लिए प्रयोग होता है। ये भी केवल एक ही दिशा में खिसक सकता है। पुली, ये एक छोटा पहिया होता है जिस पर रस्सी को रखकर बहुत कम शक्ति लगाकर भार खींचा जा सकता है। सीट हार्नेस, ये रस्सी से सुरक्षित जुड़े रहने के लिए बनी कमर पर पहनी जाने वाली रकाब होती है। मिटन्स, ये कैनवास के आवरण वाले बिना उंगलियों वाले दस्ताने होते हैं। नायलॉन रोप का प्रयोग करते समय ये हाथों को सुरक्षित रखते हैं। हेलमेट, ये मजबूत फाइबर का बना सिर का टोप होता है जो सिर की संभावित चोट से रक्षा करता है। ऊंची चट्टानों और बर्फ के पहाड़ों पर रेस्क्यू के लिए कुछ अन्य विशिष्ट उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी जगहों पर रेस्क्यू के लिए किसी शहरी क्षेत्र की तरह भारी उपकरण नहीं ले जाए जा सकते, तो ऐसे में कुछ विशिष्ट उपकरण ही बचावकर्ता को पीड़ित तक पहुंचने और पीड़ित को निकालने में सहायता करते हैं। ऐसी जगहों पर मुख्यतः अपना और पीड़ित का वजन संभालने लायक लंगर बनाना आवश्यक कार्य होता है और ये उपकरण इस बात को ध्यान में रखकर बने और प्रयोग होते हैं कि वो बचावकर्ता और पीड़ित के वजन को संभाल सकें। फ्रेंड्स, ये स्वचालित स्प्रिंग से कसा हुआ मजबूत धातु का उपकरण होता है जो चट्टानों की दरारों आदि में फंसकर वजन ढो सकने लायक लंगर बनाता है। ये 1 से 7 नंबर तक के होते हैं। पिटॉन, ये चट्टानों की बारीक दरारों में ठोका जा सकने वाला कीला होता है जिसमें रस्सी पिरोने के लिए छेद बने होते हैं। कुछ विशिष्ट पिटॉन बर्फ में इस्तेमाल करने के लिए भी बनाए जाते हैं। आइस क्रू या ट्यूब्यूलर आइस पिटॉन, ये बर्फ में गड़ सकने लायक गोल और थ्रेड हुआ पेंच होता है। इसमें भी रोप पिरोने के लिए छेद बने होते हैं। इसे स्लोप के मुताबिक 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। रोप द्वारा चढ़ाई करने के लिए पहले क्लाइंबर को क्लाइंबिंग हार्नेस पहनकर खुद को सुरक्षा रोप से बांधना होता है। क्लाइंबिंग हार्नेस में
एक कमर की पेटी होती है और जांघों पर पहनने के लिए 2 लेग लूप लगे होते हैं जो स्ट्रैप द्वारा कमर की पेटी से जुड़े होते हैं। हार्नेस में औजार लटकाने, सेफ्टी रोप बांधने की जगह और बिले लूप जुड़ा होता है। सेफ्टी रोप फिगर ऑफ 8 नॉट और डबल फिशरमैन स्टॉपर नॉट बनाकर बांधी जाती है। रोप रेस्क्यू के लिए बचावकर्ता को घायल तक पहुंचने के लिए अक्सर किसी दुर्गम स्थान पर ऊपर या नीचे जाना होता है। हालांकि रोप उसके लिए मुख्य उपकरण होता है, परंतु ऐसे में केवल रोप से ही काम नहीं चल सकता। यहाँ बचावकर्ता को गिरने का विशेष खतरा होता है और उससे बचने के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। यहाँ पर सुरक्षा के मायने ऐसे उपकरणों से है जिनकी मदद से हम रोप को एक जगह अटका सकें या उससे सुरक्षित रूप से लटक सकें या रोप की आगे पीछे होने वाली गति पर नियंत्रण रख सकें या खुद को रोप पर आगे और पीछे सरका सकें और सबसे महत्वपूर्ण कि गिरने पर रोप हमें संभाल सके। इन्हें एंकर भी कहा जाता है जो क्लाइंबर को एक जगह रुकने और काम करने में मदद करता है। किसी भी क्लाइंबर को सबसे पहले प्राकृतिक एंकर की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि पेड़, कोई चट्टान, झाड़ियों का झुरमुट या कोई लट्ठा जिसको फंसाने की जगह भी हो। उसमें क्लोव हिच की मदद से बेस एंकर तैयार किया जाता है। प्राकृतिक एंकर नहीं मिलने की सूरत में हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। दुर्घटना ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पहाड़ पर चढ़ने की पहले से कोई व्यवस्था ना हो, तो ऐसे में बचावकर्ता को लीड क्लाइंबिंग के जरिए रोप का रास्ता बनाना होगा। इसके लिए पिटॉन का इस्तेमाल किया जाता है। पिटॉन को चट्टान की किसी बारीक दरार में क्लाइंबिंग हैमर से ठोककर एक लंगर बना लिया जाता है, जिसमें कैराबीनर लगाकर और रस्सी को पिरोकर आगे ले जाया जा सकता है। गिरने की सूरत में पिटॉन में फंसी रोप बचावकर्ता को रोक लेती है। लीड क्लाइंबिंग में डायनेमिक रोप इस्तेमाल होती है जो गिरने की हालत में क्लाइंबर के वजन से लगे झटके को सोख लेती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि रोप रेस्क्यू में बचावकर्ता कभी भी अकेला क्लाइंब नहीं करता, बल्कि उसके साथ एक साथी भी होता है जो इस परिस्थिति में बिलेयर का काम करता है। बिलेयर का मुख्य कार्य घर्षण और अपने वजन के इस्तेमाल से रोप के तनाव को सही रखना है और गिरने की अवस्था में लीडर के फॉल को रोकना है। इसके अलावा लीडर पर निगाह रखना, उसे गाइड करना, रोप को छोड़ना और खींचना भी बिलेयर का ही काम है। इसके लिए बिलेयर को अपने रुकने का स्थान, जिसे बिले या क्लाइंब के रास्ते में बिले एंकर भी कहते हैं, बहुत सावधानी से चुनना या बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में लीडर की सुरक्षा बिलेयर के हाथों में ही काफी हद तक होती है। एक बार रोप का रास्ता बन जाने के बाद अन्य लोग एसेंडर नामक उपकरण की मदद से, जो रोप पर केवल ऊपर की ओर ही खिसकने वाला कब्जा होता है, ऊपर चढ़ सकते हैं। ये लीड क्लाइंबिंग से आसान और अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन या बचाव सिर से ऊपर की ओर होता है और साथ ही रोप स्टैटिक या कम खिंचाव वाली होती है, इसलिए फॉल बहुत छोटे और कम खतरे वाले होते हैं। आइस एक्स। बर्फ पर सुरक्षित चलने के लिए हमें कुछ सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे अच्छी पकड़, संतुलन, टेक, बर्फ को काटना, गिरने या फिसलने पर सुरक्षित रहना और एक अच्छा एंकर। और ये सब सुविधाएं हमें एक ही उपकरण से मिल जाती हैं, जिसका नाम है आइस एक्स। आइस एक्स एक छोटी कुल्हाड़ी जैसा उपकरण है। इसका अगला भाग स्टील का बना होता है, जिसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा नुकीला होता है, जिसे पिक कहते हैं। ये बर्फ पर गड़कर हमें पकड़ प्रदान करता है और फिसलने की हालत में सेल्फ अरेस्ट में काम आता है। इसका दूसरा सिरा यदि चपटा होता है तो उसे एज कहते हैं और ये बर्फ को काटने और सीढ़ी आदि बनाने में काम आता है।
ये थोड़ा घुमावदार होता है। कुछ आइस एक्स में ये सिरा हथौड़ी नुमा होता है, जहां इसे हैमर कहा जाता है। ये बर्फ पर पिटौन आदि ठोकने और छड़ी की तरह प्रयोग करने पर आरामदायक पकड़ बनाने के काम आता है। आइस एक्स के अगले सिरे के मध्य में एक छेद भी होता है, जो हाथ की डोरी बांधने और कैराबीनर आदि लगाने के काम आता है। आइस एक्स का हत्था थोड़ा घुमावदार और हल्की मगर मजबूत धातु जैसे एल्यूमिनियम या आधुनिक मिश्र धातुओं जैसे स्टील और टाइटेनियम या कार्बन तंतु जैसे मजबूत यौगिकों का बना होता है। ये अच्छी पकड़ के लिए आगे कम और पीछे अधिक चौड़ा, किनारों पर चपटा और पिछले सिरे पर गोल होता है। हत्थे के अंत में स्टील का एक नुकीला पॉइंट होता है, जिसे स्पाइक या फेरुल कहते हैं। आइस एक्स को छड़ी की तरह पकड़कर चलते समय बर्फ पर गड़कर संतुलन बनाने या एंकर बनाते समय आइस एक्स को बर्फ में गाड़ने के काम आता है। बर्फ पर सुरक्षा, पकड़, संतुलन और एंकर बनाने के लिए आइस एक्स वाकई एक बहुउपयोगी और नितांत आवश्यक उपकरण है। बर्फ पर क्लाइंब करने की अवस्था में जूतों पर धातु की एक प्लेट लगाई जाती है, जिस पर धातु के कांटे बने हुए होते हैं, जो बर्फ में गड़कर चलने में आसानी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन जूतों को क्रैम्पॉन कहा जाता है। क्रैम्पॉन का इस्तेमाल बर्फ की ज्यादा खड़ी चढ़ाइयों में किया जाता है। नरम बर्फ में बनाए जाने वाले प्रमुख एंकरों में पहला है डेडमैन, जो किसी अवरोध जैसे स्नो फ्लूक, कोई लट्ठा या आइस एक्स आदि को बर्फ में टी के आकार की गहरी नाली खोदकर उसमें गाड़कर फिर उसके ऊपर बर्फ को अच्छी तरह से पैक करके बनाया जाता है। दूसरा एंकर स्नो बोलार्ड है, जिसे बनाने के लिए बर्फ में एक बूंद की शक्ल का बड़ा और गहरा खांचा खोदा जाता है और फिर उसमें रस्सी को फंसाकर एंकर बनाया जाता है। आइस पर सुरक्षा और एंकर बनाने के लिए आइस में गड़ सकने वाले आइस पिटॉन और आइस क्रू आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। नरम बर्फ की तरह आइस पर भी डेडमैन और बोलार्ड एंकर बनाया जा सकता है। इसके अलावा अबाला कोव या वी थ्रेड एंकर भी बनाया जा सकता है, जिसमें आइस में दो तिरछे छेद किए जाते हैं जो अंत में मिल जाते हैं और इन छेदों में एक मजबूत रोप पिरोकर एंकर बनाया जाता है। बिले एक तकनीकी कार्य है और आवश्यकतानुसार इसके कई तरीके हैं, जिनमें पहला है बॉडी बिले, जिसमें बिलेयर अपने शरीर का इस्तेमाल रोप को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक घर्षण पैदा करने के लिए करता है। रोप एक ओर से ब्रेकिंग हाथ से गुजरती हुई शरीर पर आती है और दूसरी ओर से गाइडिंग हाथ से गुजरती हुई लीडर की ओर जाती है। बॉडी बिले में रोप को शरीर पर दो तरीकों से गुजारा जाता है। पहला है शोल्डर बिले, दूसरा हिप बिले। इन तकनीकों में रोप को रोकने के लिए मानव बल का ही प्रयोग होता है। बिले डिवाइस का प्रयोग डिसेंडिंग या उतरने और रैपलिंग के लिए भी किया जाता है। लीड क्लाइंबर पहाड़ पर पहले से लगाई गई रोप पर चढ़ने के लिए एसेंडर उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसे जुमार भी कहते हैं। ये रोप पर केवल एक ही दिशा में सरकने वाला यांत्रिक कब्जा होता है। रोप पर चढ़ने के लिए क्लाइंबर कैराबीनर से जुड़े हुए एडर के स्टेप में अपना पैर रखता है, फिर उसी दिशा वाले हाथ में पकड़े जुमार को रस्सी के ऊपर सरकाता है। इस प्रकार उसका एक पैर हवा में उठ जाता है। फिर वो दूसरे हाथ में पकड़े जुमार और उसी दिशा वाले एडर पर रखे अपने पैर को भी ऊपर उठाता है। अब सीधा खड़ा होने पर वो पूरी तरह से रोप पर आ जाता है। अब जिस प्रकार सीढ़ी पर चढ़ते हैं, इस प्रकार वो एडर पर रखे अपने पैरों को और उसी पैर की दिशा में पकड़े जुमार को बारी बारी ऊपर खिसकाता रहता है और रोप पर चढ़ने लगता है। जुमारिंग करते समय क्लाइंबर को
रोप के बिल्कुल नजदीक रहना चाहिए और अपना वजन सिर्फ पैरों पर रखना चाहिए। रोप पर नीचे उतरने के लिए भी एक ऐसा ही दूसरा उपकरण होता है जिसे डिसेंडर कहते हैं। ये रोप पर केवल नीचे की तरफ ही सरकता है और ऊपर नहीं आ सकता। आधुनिक डिसेंडरों में ब्रेकिंग या लॉकिंग सुविधा भी होती है। घायलों को दुर्घटना स्थल से निकालने का एक तरीका पिक अ बैक मेथड भी है। कभी कभी सड़क दुर्घटनाओं या आपदाओं के कारण संपर्क मार्गों के टूट जाने से उस स्थान पर फंसे घायलों को निकालना मुश्किल हो जाता है। तब जिन वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया जाता है उनमें तीखी ढलानें, बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानें एवं गहरी घाटियां हो सकती हैं। इस प्रकार की स्थिति में घायलों को पिक अ बैक तरीके से नीचे उतारा जाता है, जो सबसे सुरक्षित एवं समय बचाने वाला होता है। इस तकनीक में बचाव कर्मियों द्वारा एक प्राकृतिक एंकर जैसे पेड़ या पत्थर पर क्लोव हिच की मदद से बेस तैयार किया जाता है। तथा एक बचाव कर्मी द्वारा घायल को रोप की कैजुअल्टी कॉइल की मदद से पीठ पर बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है। शेष बचाव कर्मियों द्वारा रेस्क्यूअर और घायल को टॉप बिले से सुरक्षा दी जाती है। ये तकनीक तीव्र ढलानों और चट्टानों पर जहां घायलों को नीचे उतारने की पर्याप्त जगह ना हो, बहुत ही कारगर है। किसी गहरे स्थान पर गिरे घायल को निकालने के लिए पहले उसकी शारीरिक अवस्था को चिकित्सकीय रूप से स्थिर करना जरूरी होता है। इस तरीके को कैजुअल्टी स्टेबलाइजेशन एंड लिफ्टिंग कहा जाता है। इस तकनीक में बचाव कर्मियों द्वारा क्लोव हिच की मदद से किसी प्राकृतिक एंकर जैसे पेड़ या पत्थर पर एक रैपलिंग बेस तैयार किया जाता है ताकि पहाड़ी या रोड से नीचे गिरे घायल व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। फिर बचावकर्ता और MFR घायल तक रैपलिंग करते हुए पहुंचते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बिले की सुरक्षा भी ली जाती है। घायल तक पहुंचकर MFR घायल की जांच करता है और उसे फर्स्ट एड द्वारा स्थिर करता है। यदि घायल रिस्पॉन्ड करने लायक नहीं है तो अतिरिक्त रोप द्वारा एक स्ट्रेचर उस तक भेजा जाता है। फिर बचावकर्ता उसे स्ट्रेचर पर सुरक्षित बांधकर ढलान की दूसरी ओर रोड हेड तक सकुशल पहुंचा देते हैं। बर्फ की फिसलन भरी ढलानों पर चलने वाले अभियानों के दौरान फिसल कर गिरने और घायल हो जाने की बहुत संभावना होती है। ऐसे में घायल को सुरक्षित निकालने के लिए जेड पुली सिस्टम एक बेहद कारगर तकनीक है। इस सिस्टम को बनाने के लिए बर्फ में 2 आइस एक्स को ढलान पर 45 अंश के कोण पर गाड़कर रोप द्वारा पहले एक एंकर बनाया जाता है। फिर उस एंकर से कैराबिनर लगाकर एक पुली जोड़ दी जाती है। फिर रोप का एक सिरा एक बचावकर्ता द्वारा घायल की ओर ले जाया जाता है, जबकि दूसरा सिरा इस पुली में से गुजारकर रोप जेड की तिरछी रेखा की तरह मोड़ दी जाती है। अब पुली के पास रोप पर कुछ दूरी पर एक डबल फिशरमैन नॉट द्वारा लूप बनाकर और उससे बनाई प्रूसिक नॉट या ट्रैक्शन डिवाइस लगाकर एंकर से जोड़ दिया जाता है। रोप के पहले सिरे से घायल को कैराबिनर द्वारा जोड़ दिया जाता है।
अब खुले सिरे से रोप खींचने पर पुली के कारण बहुत कम शक्ति से भी घायल को खींचा जा सकता है। प्रूसिक नॉट या ट्रैक्शन डिवाइस की वजह से रोप खींचे जाने के बाद भी वापस नहीं सरकते।